एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के क्लास में हम बात करेंगे कि अभी जो पिछले 1 घंटे में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स का जो 9वां यूनिट था, उसका टेस्ट हुआ। उस टेस्ट का अभी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ उसके उत्तर को बताएंगे। ठीक है बच्चों? तो चलिए ज़्यादा विलंब नहीं करते हुए हम इस राउंड 1 के 9वें नंबर के टेस्ट सीरीज के उत्तर की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे कुल 14 टेस्ट होंगे एक राउंड में। अगले राउंड में फिर 14 टेस्ट होंगे। इस प्रकार से टोटल 28 टेस्ट होंगे और हर टेस्ट में 50 प्रश्न होंगे। तो हमारे पास 1400 प्रश्नों का एक संग्रह मिल जाएगा। इसलिए हमारे सभी टेस्ट में जुड़े रहें, आपको ढेर सारे प्रश्न मिलेंगे और इन्हीं प्रश्नों के बीच में से आपके मुख्य परीक्षा में आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। ठीक है? अब पूरा टेस्ट फ्री है, यह लाइफ साइंस के बच्चों के लिए है। चलिए, मैं आनंद कुमार साहु आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। ठीक, अगर किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए नेट सेट गेट के बारे में तो हमको इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल का QR कोड है, आप गूगल लेंस में इसको स्कैन करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें सभी प्रकार के जो लेक्चर्स हैं, सभी प्रकार के जो टेस्ट सीरीज हैं, बिल्कुल फ्री हैं। ये पहला QR कोड टेलीग्राम का है, यहाँ पर हमारा टेस्ट होता है। टेस्ट लगभग हर दिन हो जाता है। वहाँ पर क्वेश्चन पेपर का PDF भेजा जाता है और उसके 1 घंटे बाद उसके उत्तर का व्याख्या हमारे इस यूट्यूब चैनल पर कर दिया जाता है। आप इसको गूगल लेंस में स्कैन करके आप इस टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। अगला हमारे पास से व्हाट्सअप ग्रुप का हमारा QR कोड है, यहाँ पर भी जुड़ जाइए। कुल मिला के हमारे पास 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म में मल्टीमीडिया के। यहाँ पर हमारे पास सभी बच्चे लाइफ साइंस से रिलेटेड बच्चे हैं, इसलिए केवल आपको यहाँ पर लाइफ साइंस से भरी बातें पता चलेंगी। ठीक है? चलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए हम आज के जो टेस्ट हुए हैं उसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट 9 था, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। टोटल क्वेश्चन 50 थे, प्रत्येक क्वेश्चन में 2 नंबर थे। टोटल मार्क हो गया 100 नंबर। ड्यूरेशन 1 घंटे का था। आपको ईमानदारी से इस टेस्ट को देना था। चलिए भाई, यूनिट 9 डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, इसका मतलब हमने 8 टेस्ट ले लिया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप विजिट करिए, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, ऑल बटन को दबाइए, सभी प्रकार की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगे। इसके बाद हमारे चैनल में विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट मिलेगा, प्लेलिस्ट में एक फोल्डर मिलेगा आपको, उसका नाम है CG सेट 2026 लाइफ साइंस। वहां पे जाएंगे तो सारे के सारे टेस्ट आपको दिख जाएंगे। चलिए भाई, देखते हैं जो टेस्ट हुआ उसका उत्तर। सबसे पहला क्वेश्चन था हमारे पास, हु प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 5 किंगडम, 5 जगत जो वर्गीकरण है, उसको कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? तो उसको दिया था रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर। इसको हम शॉर्टकट में RH विटेकर के नाम से जानते हैं। ठीक है? बाकी जो हमारे पास 3 साइंटिस्ट हैं, वो भी कुछ ना कुछ किंगडम सिस्टम को दिए हैं, आप उनके बारे में पढ़िए। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हिच किंगडम इंक्लूड यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। कौन सा किंगडम है जो एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को संग्रहित करके रखा है या उसमें पाए जाते हैं? तो देख लीजिए, हमारे पास 5 किंगडम में पहला मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई। तो प्रोकैरियोट्स कहाँ मिलेंगे? मोनेरा में मिलते हैं भाई, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक, तो दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा? सी, मोनेरा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू किंगडम फंजाई डिस्प्ले व्हिच मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फंजाई किस प्रकार का न्यूट्रिशन करता है? भाई फंगस कहाँ पे लगता है? सड़े गले पदार्थों पे लगता है। ठीक, तो एक प्रकार का क्या हो गया? सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक मतलब सड़े गले पदार्थों पर अपना भोजन करना। ठीक, चलिए, ये ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या था? स्वयं भोजन को सिंथेसिस करना। होलोजोइक मतलब क्या था? किसी भोजन को पूरा पूरा खा लेना। फोटोसिंथेटिक मतलब क्या? लाइट की उपस्थिति में फूड को सिंथेसिस करना। सेप्रोफाइटिक मतलब सड़े गले
मृत जो जीव होते हैं उनके ऊपर अपना भोजन करना। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारे पास, सेल वॉल ऑफ फंजाई प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ व्हिच सब्सटेंसेस। फंगस के जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है काइटिन की। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, व्हिच किंगडम सर्व्स एज ए लिंक बिटवीन प्रोकैरियोट मोनेरा एंड कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर किंगडम। कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर किंगडम। अब देख लीजिए, इतना प्रोकैरियोट है, ये प्रोकैरियोट है, और ऊपर में इतना जो दिख रहा है मल्टी सेलुलर है, ये सब ऊपर में ये मल्टी सेलुलर है। ठीक, नीचे वाला प्रोकैरियोट्स है। तो दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक कौन हो गया? ये कौन हो गया? प्रोटिस्टा। ठीक है, तो पांचवा का उत्तर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटिस्टा। कहां दिया है? बी में दिया है, ये प्रोटिस्टा। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको कहते हो, आर क्लासिफाइड अंडर व्हिच किंगडम। साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया एक प्रकार का प्रोकैरियोट्स है, और प्रोकैरियोट्स किस में आते हैं भाई? मोनेरा में आते हैं। ठीक है रे, ये देखिए प्रोकैरियोट्स मोनेरा में आते हैं। तो छठवां नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? सी, मोनेरा। चलिए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स आर कंप्लीटली एब्सेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ व्हिच किंगडम। कौन से किंगडम में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती? भाई प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता। जिस जो बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया में जो उनके डीएनए मटेरियल होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं, उनको घेर के रखने वाला कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। ये बैक्टीरिया का बाहरी मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर उसका डीएनए देख लीजिए, सर्कुलर से कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हो। अब बैक्टीरिया किस में पाए जाते हैं जी? मोनेरा में पाए जाते हैं। तो हमारा सातवां का उत्तर क्या हो जाएगा? ए, मोनेरा। क्योंकि मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं, और बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो उसके जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियोइड कहते हो आप, है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता तो फैले होते हैं, वो फ्रीली पड़े होते हैं, उनको क्या कहते हो? न्यूक्लियोइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, व्हिच क्राइटेरिया वाज नॉट मेन बेसिस यूज्ड बाय द विटेकर फॉर हिज क्लासिफिकेशन। आर एच विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था, ये आर एच विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया 5 किंगडम, उन्होंने किसको मेन बेसिस माना था? ये कुछ 5 कैरेक्टर हैं। पहला सेल का स्ट्रक्चर, कि प्रोकैरियोट्स है कि यूकैरियोट्स है। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, वो यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो ऑटोट्रॉफ है कि हेट्रोट्रॉफ है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल है कि सेक्सुअल है। फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, कौन सा ऑर्गेनिज्म किसके साथ ज्यादा रिश्ता रखता है। तो इन पांचों आधार पर उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिवाइड किया था। तो देख लेते हैं, यहाँ पर वो कैरेक्टर कौन सा नहीं है पूछा है ना, नॉट मेन बेसिस बोला है। तो भाई हमारे पास सेल स्ट्रक्चर तो उन्होंने मेन बेसिस माना था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी था। तो क्या नहीं था? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, फ्लैजिला। सेल वॉल और फ्लैजिला जो है ना, ये उनका बेसिक कैरेक्टर नहीं था। ठीक, इसके आधार पर उन्होंने 5 किंगडम नहीं बांटे थे। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, डाइटम्स एंड प्रोटोजुअन्स आर प्लेस्ड इन व्हिच किंगडम। डाइटम और प्रोटोजन, प्रोटोजुअन है ना, यूकैरियोट्स हो गया ये। अब ये कहां पे आते हैं भाई? ये प्रोटिस्टा में आएंगे सब, क्योंकि मोंद्रा में सारे के सारे प्रोकैरियोट्स आते थे। ठीक, और इधर इधर पूरे यूकैरियोट्स आते हैं, इतना यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स तो यूनिसेलुलर थे, एक को सिक्के थे। यहां पर प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है, और बाकी ऊपर में जो है सब मल्टीसेलुलर है। ठीक, तो बताइए हमारा क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला? डायटम एंड प्रोटोजन किस में आते हैं जी? प्रोटिस्टा में। 9 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सेल वॉल आर कंप्लीटली एब्सेंट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। सेल वॉल किस में नहीं पाई जाती है? मैमल में नहीं पाई जाती, एनिमलिया में नहीं पाई, एनिमल में। प्लांटी में तो सेल वॉल पाई जाती है, फंजाई में भी पाई जाती है। अभी काइटिन का बना होता पढ़ा था हमने, प्लांटी में सेलुलोज का बना होता है। ठीक, एनिमिलिया में सेल वॉल नहीं होता। मुंद्रा मतलब प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में भी होता है। पेप्टाइडोग्लाइकन का पढ़े होंगे आप, ठीक है ना, सेल वॉल। तो बाकी तीनों में होता है, किस में नहीं होता? एनिमिलिया में नहीं होता। तो बोला है किस में नहीं पाया जाता, कंप्लीटली एब्सेंट बोला है ना। ये प्लांटी में किसका बना होता है बोला हूं मैं?
सेलुलोज का बना होता है, फंजाई में किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है, बैक्टीरिया में किसका बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। Which of the following is the unique diagnostic feature shared by all chordate at some stage of development? ऐसा कौन सा कॉर्डेटा का कैरेक्टर है जो सभी कॉर्डेटा में पाया जाता है, कभी न कभी तो मिलेगा ही मिलेगा वो। ठीक है ना, जीवन के किसी न किसी अवस्था में मिलेगा ही मिलेगा। तो वर्टिब्रल कॉलम की बात कर रहे हैं, नहीं मिलता सब में, गलत बात है। क्यों, कॉर्डेटा में बोला था कि मैं क्लासिफिकेशन को बस एक झलक दिखा रहा हूं आपको। ये कॉर्डेटा का पूरा क्लासिफिकेशन है, इसको पढ़ने के लिए हमारा क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा भाई आपको, है ना, इतना बड़ा क्लास है। तो इस कॉर्डेटा में देख लीजिए, केवल जो वर्टिब्रल कॉलम पाए जाते हैं इतने में पाए जाते हैं, रीढ़ की हड्डी केवल इतने में पाई जाती है, बाकी इतने में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। तो क्या कॉर्डेटा के सभी एनिमल में रीढ़ की हड्डी मिलेगी, नहीं मिलेगी। जबकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है सब में मिलना चाहिए, ऐसा कौन सा कैरेक्टर है, तो वर्टिब्रल कॉलम तो सब में नहीं मिलेगी। एक्सोस्केलेटन ये भी नहीं मिलेगी। बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल के रूप में नाखून हो सकता है, सींग हो सकता है, सल्क हो सकते हैं, कांटे हो सकते हैं, हेयर हो सकता है। ठीक, क्या सब में मिलेगी, नहीं मिलेगी। कुछ मछलियां ऐसे होते हैं जिनमें सल्क नहीं पाई जाती। ठीक, जैसे क्लेरियस, मागुर जिसको बोलते हो, सिंघी, ठीक है ना, वेलोगोटू, टेंगना, ये सब में कहाँ मिलती है, नहीं मिलती। वेंट्रल हार्ट भी सब में नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी भाई, देख लीजिए, इस वर्टिब्रेटा में तो सब में मिलेगी, लेकिन सभी कॉर्डेटा में नहीं मिलेगी ना। इधर जो हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा पढ़ते हो ना, इधर सब में नहीं मिलेगी वेंट्रल हार्ट। ठीक, तो बच गया क्या, डार्सल होलो नर्व कार्ड, इसको क्या कहते हैं, डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड भी कहते हैं। हाँ, ये सब में मिलेगी, ये सभी में मिलेगी, पक्का मिलेगी। ठीक, तो 11 का क्या हो जाएगा, डी। 12 नंबर पे आते क्वेश्चन नंबर, इन विच सब फाइलम इज नोटोकार्ड प्रेजेंट ओनली इन द टेल ऑफ लार्वल स्टेज। ठीक, ओनली द टेल ऑफ लार्वल स्टेज, लार्वा के केवल पूंछ में, टेल में ही केवल नोटोकार्ड पाई जाती है। ऐसा कौन सा कॉर्डेटा है, कौन सा सब फाइलम है, तो देख लीजिए यहां पर नाम से पता चल रहा है आपको, यूरो कॉर्डेटा, यूरो मतलब टेल होता है। ये इतने में जितने आते हैं ना, इन सब के लार्वल स्टेज में ही केवल, उसके टेल में ही केवल नोटोकार्ड पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 12। 12 का क्या हो जाएगा, यूरो कॉर्डेटा। यूरो मतलब टेल, कॉर्डेटा मतलब नोटोकॉर्ड, तो जिसके टेल में केवल नोटोकॉर्ड होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आते हैं 13। ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द क्लास कॉन्ड्रिक्टाइज आर कैरेक्टराइज्ड बाय व्हिच फीचर। कॉन्ड्रिक्टाइज मतलब होता है, कॉन्ड्रियन मतलब होता है कार्टिलेज, इक्थाई मतलब फीस, तो वे मछलियां जिनमें उपास्थि पाई जाती है, कार्टिलेज पाई जाती है। तो देख लीजिए ऑप्शन क्या हो जाएगा 13 का, सी कार्टिलेजिनस स्केलेटन, उपास्थि मछलियां जिसको बोलते हो, है ना। चलिए, ये कॉन्ड्रिक्टाइज का एग्जाम्पल है। कॉन्ड्रिक्टाइज मतलब ये होता है जिनकी अंतः कंकाल यानी हड्डियां, उनकी जो अंदर की अंतः कंकाल होती हैं वो कार्टिलेज की बनी होती है, उपास्थि की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 14, 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जावलेस वर्टिब्रेट। जावलेस, जबड़ा विहीन, जिसमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं, ऐसा कौन सा वर्टिब्रेट है, देख लीजिए, जूम कर रहा हूं, देख लीजिए। ये वर्टिब्रेटा को दो भाग में बांटा गया था, पहला डिवीजन एग्नेथा, दूसरा ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा मतलब बिना जबड़े वाले, अब बिना जबड़े वाले कौन कौन है, ऑस्टेकोडर्मी, मेसिफेलेप्सिस, ठीक है, टेरेस्पिस। साइक्लोस्टोमेटा में पेट्रोमाइजॉन, मिक्सिन। पेट्रोमाइजॉन को आप लेम्प्रे के नाम से जानते हो, मिक्सिन को हैगफिश के नाम से जानते हो। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ये हमारा उत्तर है बी का, इतना देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया है, जॉलेस बोला है भाई, शार्क में जबड़े पाए जाते हैं, फ्रॉग में जबड़े पाए जाते हैं, लंग फिश में जबड़े पाए जाते हैं, लेम्प्रे में नहीं पाए। लेम्प्रे मतलब अभी बोला हूं पेट्रोमाइजॉन, पेट्रोमाइजॉन इसमें भी नहीं पाई जाती, और हैगफिश में भी नहीं पाई जाती। हैगफिश मतलब मिक्सिन, ठीक है, इनमें जबड़े नहीं पाए जाते। ये साइक्लोस्टोमेटा में आते हैं, एक साथ इनको आप साइक्लोस्टोमेटा कहते हो, जिनका मुंह सर्कुलर होता है, साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, साइक्लोस्टोमा के नाम से भी जानते हो। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15, फ्लेम सेल आर टू प्लेटिहेलमिन्थी।
यदि फ्लेम सेल प्लेटीहेलमिन्थिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लेम सेल मतलब एक्सक्रेटरी ऑर्गन, उत्सर्जी अंग, प्लेटीहेलमिन्थिस फाइलम में उत्सर्जी अंग के रूप में फ्लेम सेल पाई जाती है। तो ऐसा कौन सा उत्सर्जन अंग एम्फिऑक्सा या सिफेलोकॉर्टा में पाई जाती है? तो ये होता है प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक है, 15 का क्या हो जाएगा? बी। ये ठीक है जी। प्रोटोनेफ्रिडिया जो होता है एम्फिऑक्सा का उत्सर्जी तंत्र है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आते हैं 16। होम्योथर्मी यानी वार्म ब्लडेड एनिमल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर फाउंड इन व्हिच पेयर ऑफ क्लासेस? हमेशा याद रखना, देख लीजिए एक चीज याद रखना कि फिश से एम्फीबिया का निर्माण हुआ है, एम्फीबिया से रेप्टाइल का, रेप्टाइल से बर्ड का, रेप्टाइल से मेमल का निर्माण हुआ है। और इसमें फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, इनको हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल, इसका मतलब ये होता है कि ये इन एनिमल का बॉडी टेम्परेचर वेरिएबल होता है। बॉडी टेम्परेचर वेरिएबल मतलब इन्वायरमेंट के अनुसार बदलते रहता है। बॉडी टेम्परेचर वेरिएबल अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। ठीक, शॉर्टकट में लिखा भाई, देख लेंगे। इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं, जबकि जो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं ना, उनका बॉडी टेम्परेचर फिक्स होता है, उनका बॉडी टेम्परेचर फिक्स होता है। और वो कौन कौन है? बर्ड्स और मेमल। ये वार्म ब्लडेड है, वार्म ब्लडेड एनिमल। बॉडी टेम्परेचर कैसा है जी? बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट या फिक्स्ड या स्टेबल, नहीं बदलेगा ये। दुनिया में कुछ भी हो जाए, हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को उतना ही रखना चाहते हैं। जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, बाहर में कितना कड़ाके की सर्दी ठंड पड़ जाए तो भी 37 रखना चाहते हैं, रजाई ओढ़ करके या आगी में हाथ सेक करके, या बहुत गर्मी मौसम हो गया 48 डिग्री सेल्सियस बाहर हो गया, फिर भी हम बॉडी टेम्परेचर को 37 करना चाहते हैं। ठंडा पानी पी करके, कूलर में, एसी में रह करके, फ्रिज का पानी पी करके, कुछ ना कुछ करके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहते हैं। ठीक, तो अब हम एक कोल्ड ब्लडेड को और किस नाम से जानते हैं? पोइक्लोथर्मिक। पोइक्लोथर्मिक एनिमल कहते हैं। सेम ऐसे वार्म ब्लडेड को क्या कहते हैं? होम्योथर्मिक। पोइक्लोथर्मिक को, कोल्ड ब्लडेड को और किस नाम से जानते हैं? इसको एक्टोथर्मिक एनिमल के नाम से जानते हैं, एक्टोथर्मिक। और होम्योथर्मिक को हम एंडोथर्मिक के नाम से भी जानते हैं। अब कुछ भी नाम से पूछे भाई, आप लोग देख लेना उसको। ठीक, तो कौन है होम्योथर्मिक वार्म ब्लडेड एनिमल? यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन में भाई एम्फीबिया और रेप्टाइल तो ये कोल्ड ब्लडेड है। रेप्टाइल जो है कोल्ड ब्लडेड है, बर्ड जो है वार्म ब्लडेड है। बर्ड और मेमल, एबिज मतलब बर्ड होता है, बर्ड और मेमल दोनों के दोनों वार्म ब्लडेड है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सी। कॉन्ट्रिक था, दोनों के दोनों फिश है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। ये हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, 17 पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेप्टाइल पोसेसेस ए कंप्लीट 4 चैम्बर हार्ट? कौन से रेप्टाइल में कंप्लीट 4 चैम्बर हार्ट होता है बोलने पर? क्रोकोडाइल में होता है। हार्ट में कहीं ना कहीं, मतलब कहीं भी छिद्र नहीं पाई जाती। हाँ, दो एरोटा के बीच में जरूर छिद्र पाई जाती है, लेकिन हार्ट के चैम्बर में कहीं छिद्र नहीं पाई जाती। मतलब बाकी में हार्ट कहीं ना कहीं बीच में उसकी चैम्बर मिलती होगी। ठीक है, यहाँ पर पोर ऑन हार्ट मिलेगा, उस पोर को फोरामेन ऑफ पेनाजी कहते हैं, फोरामेन ऑफ पेनाजी कहते हैं। फोरामेन ऑफ पेनाजी यहाँ भी होते हैं, क्रोकोडाइल में भी होता है, मगरमच्छ में भी होता है, लेकिन वो हार्ट में नहीं होता। हार्ट से निकलने वाले जो दो एरोटा निकलते हैं ना, एक मेन सिस्टमिक एरोटा, एक पल्मोनरी एरोटा आर्टरी, वहां पर वो मिक्स होता है। हार्ट कंप्लीट 4 चैम्बर का होता है। ठीक है, चलिए इसको जानने के लिए आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। न्यूमेटिक या एयर फील्ड बोन्स आर एन एडाप्टेशन फाउंड इन व्हिच क्लास ऑफ कॉर्डेट? कॉर्डेटा के कौन से क्लास में
जो बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, वो एयर फील्ड होती हैं, खोखली होती हैं, स्पंजी होती हैं, बोन के बीच बीच में पोर पाई जाती है, छिद्र पाई जाती है। तो बहुत सीधी सी बात है, बर्ड्स में होती है, क्योंकि बर्ड्स अपने आप को हल्के बनाते हैं, तभी तो वो आसानी से उड़ पाते हैं। जितना हल्का बनाएंगे उतना ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जाकर के उड़ पाएंगे। इसलिए बर्ड्स की बोन न्यूमेटिक होती है, छिद्रित होती है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स इज ओविपेरस या एग लेइंग? कौन सा मैमल बोल रहे हैं? मैमल जबकि बच्चे पैदा करते हैं और दूध पिलाते हैं, लेकिन यहां पर बोला है ऐसा कौन सा मैमल है जो अंडा देता है? तो अंडा देने वाले एक ही प्रकार के मैमल है, मोनोट्रीम्स, जिसमें प्लेटिपस भी आता है और प्लस एक्रिना भी आता है। दोनों को एक साथ मोनोट्रीम्स कहते हो आप। ठीक, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये अंडे देते हैं, ओविपेरस हैं, अंडे देते हैं और बच्चों को दूध पिलाते हैं। लेकिन जब दूध पिलाते हैं तो दूध के लिए दूध ग्रंथि में और निपल्स, दूध निकलने के लिए जो रास्ते होते हैं वो निपल्स डेवलप नहीं होते हैं, वो स्किन से ही ऐसे निकालते हैं, हेयर जैसे रेसे क्या बोला जी स्ट्रक्चर होती है वहां से निकलते हैं, निपल नहीं पाई जाती है इनमें, इसका याद रखना। तो उत्तर क्या हो गया हम लोगों का 19 का। अभी प्लेटिपस दिया था, प्लेटिपस, एकिडना दिया होता तो एकिडना भी हमारा उत्तर होता। ठीक, क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे। द बायोलॉजिकल टर्म टॉर्पीडो refers to a fish that possesses which specialized weapons? टॉर्पीडो के पास कौन सा एक स्पेशल प्रकार का हथियार होता है? इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है उसके पास। क्या होता है? इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है। ठीक, इसलिए उसको इलेक्ट्रिक फिश के नाम से भी जानते हैं। टॉर्पीडो को इलेक्ट्रिक फिश के नाम से भी जानते हैं, करंट मारता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिश possesses an air bladder that regulate buoyancy without continuous swimming? कि ऐसे कौन सा मछली है यहाँ पर जिनके शरीर में एयर ब्लैडर पाई जाती है, हवा को स्टोर करने वाली ऑर्गन पाई जाती है, जिसकी वजह से पानी में आसानी से वो तैर सकता है ना, बिना अपने मेहनत के पानी में आसानी से पानी के ऊपर में वो आ सकता है, पानी में डूबेगा नहीं, पानी में डूब के मरेगा नहीं, पानी में आसानी से तैर सकता है। ठीक, क्योंकि उसमें हवा भर देगा, गुब्बारे जैसे तैरता रहेगा। तो ये सभी के सभी बोनी फिश में पाई जाती है, कार्टिलेजिनस फिश में नहीं पाई जाती। और शार्क एक प्रकार का कार्टिलेजिनस फिश है, स्टिंगरे भी एक प्रकार का कार्टिलेजिनस फिश है, टॉर्पीडो भी एक प्रकार का कार्टिलेजिनस फिश है। तो इन तीनों में नहीं होगा तो किस में होगा? बोनी फिश कोई भी हो, रहू हो गया जिसको लेबियो के नाम से जानते हो, एक्जोसिटस फिश हो गया, फ्लाइंग फिश बोलते हो, उड़ने वाली मछली, उड़न मछली के नाम से जानते हो। इन सब में जो जो बोनी फिश है इन सब में एयर ब्लैडर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 22। amphibians are described and anemones because their egg lack which crucial protective structure? भाई एक चीज और यहां देख लीजिए कि जो फिश और एम्फीबिया होते हैं ना, उनके जब डेवलपमेंट होता है, फिश और एम्फीबिया के डेवलपमेंट के समय उसके भ्रूण के चारों तरफ किसी प्रकार की एमनियोटिक झिल्ली नहीं पाई जाती है। भ्रूण बन रहा है, इसके चारों तरफ कोई झिल्ली, एमनियोटिक झिल्ली नहीं पाई जाती, इसलिए उसको एनेमनियोट्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एन एमनियोट्स कहते हैं, क्योंकि यहां पर एमनियन ऑब्सेंट है। एमनियन एक प्रकार का एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, ऑब्सेंट होता है यहां पर। जबकि रेप्टाइल, बर्ड और मैमल की बात करें हम लोग, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल, इन सब में, तीनों में ये यहां पर जैसे भ्रूण डेवलप हो रहा है, मान लीजिए ये, इसको घेर के रखने के लिए एमनियन की झिल्ली पाई जाएगी, यहां पर ऐसे पाई जाएगी, बीच में एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है ऐसे, तो यहां पर एमनियन प्रेजेंट है ये। तो इसलिए रेप्टाइल, बर्ड और मैमल को क्या कहते हैं हम लोग? एमनियोट्स कहते हैं। ठीक, तो एम्फीबिया को क्यों कहते हैं एमनियोट्स? क्योंकि उसमें एमनियन झिल्ली नहीं पाई जाती। देख लीजिए, तो 22 का उत्तर क्या हो जाएगी हमारे पास? डी। किसकी कमी होती है? यहां पर बोला है बिकॉज द लैक, बोला लैक मतलब ना होना, क्या नहीं होता? एमनियन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। व्हाट इज द यूनिक मेथड ऑफ रेस्पिरेशन फाउंड इन फ्रॉग ड्यूरिंग हाइबरनेशन? हाइबरनेशन मतलब क्या होता है भाई? कि जो
मेंढक होते हैं, फ्रॉग होते हैं, ठंड में ये बिलों में घुस जाते हैं और शीत निद्रा में चले जाते हैं, सुप्त अवस्था में चले जाते हैं। केवल ठंड ऋतु की बात कर रहा हूं मैं। अगर गर्मी ऋतु में चले जाते हैं उसको एस्टिवेशन कहते हैं, ठंड में जाते हैं तो हाइबरनेशन कहते हैं। तो जब ये ठंड में चले जाते हैं तो किस प्रकार का रेस्पिरेशन करते हैं? ठंड में जब सुप्तावस्था में चले जाते हैं, खाना पीना बंद कर देते हैं, किसी बिल में घुस जाते हैं और ऐसे ही पड़े रहते हैं लंबे समय के लिए, शीत निद्रा में चले जाते हैं, तो उस समय ये किस प्रकार का रेस्पिरेशन करते हैं बोलने पर क्यूटेनियस स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं ये। ठीक, तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेप्टाइल लैक ए यूरिनरी ब्लैडर? इनमें से कौन सा रेप्टाइल है जिसमें यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाई जाती, यानी यूरिन को स्टोर नहीं कर सकता? तो कौन नहीं कर सकता? स्नेक, सांप जो होते हैं उनमें यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाई जाती, इसको याद रखना। लैक यूरिनरी ब्लैडर होता है, एब्सेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। द बायोलॉजिकल मॉडिफिकेशन ऑफ व्हिच स्ट्रक्चर फॉर्म्स द बीक ऑफ बर्ड्स? जो चिड़िया के चोंच बनते हैं, ये जो चोंच बन रहे हैं, ये चोंच चिड़िया के कौन से स्ट्रक्चर से बने हुए हैं? ठीक, तो ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े से बना हुआ ये चोंच। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कौन से स्ट्रक्चर से बना हुआ है, तो उत्तर हो जाएगा अपर जाव, बी हो जाएगा अपर जाव एंड लोअर जाव। क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच ऑर्गन इज स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर साउंड प्रोडक्शन इन बर्ड? बर्ड में साउंड निकालने के लिए स्पेशल कौन सा ऑर्गन पाई जाती है जिसकी वजह से बहुत तेज हाई पिच में आवाज निकाल सकते हैं? तो उनमें क्या पाई जाती है? सिरिंग्स पाई जाती है, सिरिंग्स। ये देख लीजिए, ये जो डायग्राम दिख रहा है पिजन का रेस्पिरेटरी ऑर्गन दिख रहा है, यहाँ पर जूम करना देखिएगा, ये लैरिंग्स है। लैरिंग्स हम लोगों में जो होती है, ये हमारा साउंड बॉक्स लैरिंग्स होता है, लेकिन चिड़िया का साउंड बॉक्स सिरिंग्स होता है। देखिए दिख रहा है ना, ये ट्रैकिया के आखिरी में रहता है ये। ठीक, ये साउंड बॉक्स है सिरिंग्स, इसको याद रखना। और एक चीज यहाँ पर जो खास है कि चिड़िया जब रेस्पिरेशन करती है तो ऑक्सीजन को जब अपने लंग्स में लेती है ना, जब लंग्स में लेती है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को क्या करती है? अपने लंग्स में जुड़े हुए एयर सैक में इसको जमा कर लेती है। कितना एयर सैक देख लीजिए, पहला तो देख लीजिए कि सर्वाइकुलर एयर सैक एक जोड़ी। ठीक, ये है सर्वाइकुलर एयर सैक, जूम करना देखिए, ये दिख रहा है, ये लंग से जुड़ा, देखिए ये पीछे से आया है, ये एक जोड़ी दोनों तरफ है। फिर एंटेरियर थोरेसिक एयर सैक एक जोड़ी, ये देखिए एक जोड़ी हो गया। फिर पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक एक जोड़ी। फिर ये वाला एब्डोमिनल एयर सैक एक जोड़ी। तो कितना हो गया? ये 4 जोड़ी तो यहीं पर हो गए, मैं लिख दे रहा हूं, चलिए, एंटेरियर थोरेसिक, पोस्टीरियर थोरेसिक और एब्डोमिनल। ये 1 पेयर, ये भी 1 पेयर, ये भी 1 पेयर, ये भी 1 पेयर, तो 4 पेयर हुआ कि नहीं? ठीक। अब एक जो होता है सिंगल, वो होता है दोनों लंग्स के बीच में, ये इसको क्या बोलते हैं? इंटरक्लेविकुलर एयर सैक। ये सिंगल होता है, ये अकेले होता है। इंटरक्लेविकुलर एयर सैक ये केवल सिंगल होता है, 1 होता है बस। तो 4 जोड़ी प्लस 1, कुल मिला के 4 दूनी 8 और 1 9 एयर सैक भी पाए जाते हैं। जब ये धरती के आसपास रहता है तो जब रेस्पिरेशन करता है तो ऑक्सीजन को यहाँ पर स्टोर करके रखता है। जब सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रहा होता है तो स्टोर करके रख लेता है ये। ठीक, ये देखिए, और जब जरूरत पड़ती है, जब धरती से ऊपर उड़ते उड़ते जाता है, ऑक्सीजन की धीरे धीरे कमी होती जाती है, तो उस समय इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैमेलियन ग्रुप लैक ट्रू मेमोरी ग्लैंड विद निपल्स? मैमल्स का कौन सा ग्रुप है जिसमें वास्तविक दूध ग्रंथियां नहीं पाई जाती, निपल भी नहीं पाई जाती? लैक बोला है ना, अब्सेंट। इंस्टीड सिक्रेटिंग मिल्क डायरेक्टली ऑनटू द स्किन, जबकि वो मिल्क को अपनी स्किन से डायरेक्ट निकालता है, हेयर जैसी संरचनाओं से। अभी बोला था मैं, मोनोट्रीम्स बोला था। ठीक, तो 27 का बी मोनोट्रीम्स। इसमें कौन कौन आते हैं? एक्टिना और प्लेटिपस, एक्टिना और प्लेटिपस। ये जो होते हैं ना रेप्टाइल और मैमल के बीच के कनेक्टिंग लिंक है, जबकि रेप्टाइल और बर्ड के बीच कनेक्टिंग लिंक क्या होते हैं? आर्कियोप्टेरिक्स।
ये सभी पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं ये सब चीजें अगर बताने लगूँ ना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप मेरी बातों को समझें, इसलिए मैं शॉर्टकट में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। अ यूनिक एनाटॉमिकल फीचर शेयर्ड एक्सक्लूसिवली बाय मैमल्स एमंग ऑल वर्टिब्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ, ये जितना भी वर्टिब्रेट हैं, ठीक है ना, वर्टिब्रेट में मान लीजिए फिश मान लेता हूँ, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, इन सभी में ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो केवल मैमल्स में है? देखो, 4 चेंबर हार्ट जो होता है ना, 4 चेंबर हार्ट बर्ड में भी होता है, मैमल में भी होता है, बर्ड में भी है और मैमल में भी है, तो दोनों में हो गया, हमारा उत्तर नहीं है वो। डायफ्राम केवल मैमल में होता है, ओनली मैमल में होता है। होम्योथर्मी कौन कौन है? बर्ड मैमल दोनों है। होम्योथर्मी मतलब वार्म ब्लडेड एनिमल, एंडोथर्मिक एनिमल, ठीक है, अभी बोला था मैं, ये बर्ड प्लस मैमल्स दोनों होते हैं। बोन स्केलेटन तो सभी में बोन पाई जाती है, कार्टिलेजिनस फिश को छोड़ के बाकी सभी में बोन पाई जाती है, ऑल में होता है। तो कौन सा कैरेक्टर जो केवल मैमल में है? डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है जानते हैं ना? थोरेसिक कैविटी, छाती की कैविटी और पेट की कैविटी के बीच में जो मांसपेशियों का जो एक डोम शेप का जो स्ट्रक्चर पाया जाता है, मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर मसल्स का बना हुआ, वो डायफ्राम कहलाता है। बाकी में डायफ्राम होते हैं लेकिन वास्तविक डायफ्राम नहीं होते, वास्तविक डायफ्राम केवल मैमल्स में ही होता है। 29 नंबर पे आते हैं। व्हिच रेप्टाइल ग्रुप इज कंसिडर्ड द क्लोजेस्ट लिविंग एवोल्यूशनरी रिलेटिव टू द बर्ड्स? अभी जो वर्तमान में बर्ड्स बने हैं, ये बर्ड्स कौन से रेप्टाइल से बने हैं? ऐसा कौन सा नजदीकी एकदम पास का रेप्टाइल है जो बर्ड से ज्यादा करीबी रिश्ता रखता है, लिविंग रेप्टाइल? ठीक, तो कौन सा है बोलने पर? वो क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल की मैक्सिमम जो स्ट्रक्चर होती है, जैसे कंप्लीट 4 चैम्बर हार्ट क्रोकोडाइल में है, बर्ड में भी कंप्लीट 4 चैम्बर हार्ट है, बाकी रेप्टाइल में इनकम्प्लीट 4 चैम्बर हार्ट है, ठीक है ना। तो बर्ड से ज्यादा समानता रखने वाला कौन सा रेप्टाइल है? क्रोकोडाइल है, याद रखना, लिविंग में ना। अगला क्वेश्चन नंबर 30। वेनस हार्ट, a heart that pump only deoxygenated blood is characterized feature of which group? ऐसा कौन सा हार्ट है जो केवल इंप्योर ब्लड को सप्लाई करता है? मैं आप यहां पर यदि ब्लू कलर में बना रहा हूं, समझ लेना इंप्योर ब्लड है। पूरे बॉडी से ब्लड इंप्योर फॉर्म में कहां में आता है? ये ऑरिकल में आया, देखो ये ऑरिकल है, ये वेंट्रिकल है, ठीक है। इंप्योर फॉर्म में कहां पे आया? फिश के ऑरिकल में आया, और हार्ट के वेंट्रिकल से इंप्योर फॉर्म में ही वो निकल गया, देखो निकल गया, इंप्योर ब्लड आया, इंप्योर फॉर्म में निकल गया। इस प्रकार के हार्ट को क्या कहते हो? वेनस हार्ट, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही आगे सप्लाई कर रहा है, ठीक। वेनस हार्ट किसमें पाई जाती है बोलने पर? फिश में पाई जाती है। एम्फीबिया में क्या देखिए तो इंप्योर ब्लड आ तो रहा है, ठीक, ध्यान देना, इंप्योर ब्लड हार्ट में आया लेकिन फिर प्योर होने के लिए भी चला गया, प्योर होने के लिए भी चला गया, देखो लंग्स के पास, फिर लंग्स से प्योर होके आया, कहीं ना कहीं से आएगा, ऐसे पल्मोनरी वेन से आएगा, और फिर यहां से पूरे बॉडी में एरोटा के द्वारा फिर सप्लाई कर दिया जाएगा। अब ब्लड कहीं ना कहीं यहाँ पर मिक्स होगा, मिक्स क्यों होगा? क्योंकि ये देखिए ये एरिया पूरा खाली है, ये एरिया खाली है ना, इतना वेंट्रिकल खाली होता है, यहाँ पर ब्लड मिक्स होते हैं, यहाँ पर मिक्स ब्लड सप्लाई होता है, इसलिए इसको इनकम्प्लीट 3 चैम्बर हार्ट कहते हैं, या ट्रांजिशनल हार्ट के नाम से जानते हैं इसको हम। बस थोड़ा सा रुक जाए, मैं इसको आर्टिकल वेंट्रिकल बस लिख दूं। ये आर्टिकल है, आर्टिकल के बीच में इंट्राऑर्बिकुलर सेप्टम तो है, लेकिन वेंट्रिकल दोनों का मिक्स हो गया। तो जहां पर वेंट्रिकल है वहां पर ब्लड मिक्स होता है। ब्लड मिक्स क्यों होता है? यहाँ पर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो है नहीं पाई जाती है, उस छिद्र को बोलते हो आप क्या? उस छिद्र को बोलते हो फोरामेन ऑफ ओवेली, फोरामेन ऑफ ओवेली, ठीक। एम्फीबिया में ये कैसा हो गया? 3 चैम्बर हार्ट, मिक्स्ड हार्ट, क्या बोलूंगा मैं इसको?
मिक्स्ड हार्ट। ऐसे रेप्टाइल में भी देख लीजिए सेम टू सेम है यहाँ, लेकिन रेप्टाइल में फोरामेना पेनाइजी पाया जाएगा। यहाँ पर मिक्स होने के लिए क्या होता है, फोरामेना पेनाइजी होता है। ठीक, वेंटिकल में होता है भाई, याद रखना, एम्फीबिया के वेंटिकल में फोरामेना पोविली होगा, रेप्टाइल के वेंटिकल में फोरामेना पेनाइजी होगा। ये ऑरिकल इधर थे, वेंटिकल। चूंकि यहाँ पर ब्लड मिक्स होता है इसलिए मैं इसको मिक्स्ड हार्ट भी कह सकता हूं, मिक्स हार्ट। बर्ड में और मैमल्स में कंप्लीट 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, कंप्लीट 4 चैम्बर हार्ट। स्पेलिंग को ध्यान से मत देखना क्योंकि मैं घसीटा लिख रहा हूं ताकि जल्दी बता पाऊँ। आरिकल आरिकल देखिए 2 ठो, वेंटिकल वेंटिकल 2 ठो, दोनों में है ये। फिर राइट आरिकल राइट वेंटिकल होगा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो बताइए वेनस हार्ट किस में मिलेगा आपको, फीस में। बाकी सब में चूंकि लंग्स है, फीस में तो लंग्स नहीं था, बाकी सब में लंग्स है, इसलिए बाकी सब के हार्ट को आप क्या कहते हो एक साथ, इन सब के हार्ट को एक साथ क्या कहते हो, पल्मोनरी हार्ट, पल्मोनरी हार्ट। ठीक है, फीस के हार्ट को वेनस हार्ट, बाकी सबके हार्ट को पल्मोनरी। और प्योर पल्मोनरी हार्ट को न बोलने पर बर्ड एंड मैमल, ये प्योर पल्मोनरी हार्ट है क्योंकि यहां पर ब्लड मिक्स नहीं होता है। याद रखना, रेप्टाइल का जो हार्ट होता है वो भी कंप्लीट 4 चैम्बर होता है, फिर भी ब्लड मिक्स हो जाते हैं। कहाँ पे, उसके दोनों एयोटा जहां क्रॉस करते हैं वहां मिल जाता है ब्लड फोरामेना पेनाइजी के द्वारा। तो हमेशा याद रखना, एम्फीबिया में फोरामेना पोविली पाया जाएगा, रेप्टाइल में फोरामेना पेनाइजी पाया जाएगा, क्रोकोडाइल में भी मिलेगा, कई बार बोल चुका हूं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। Which group of plant is commonly referred to as the amphibians of the plant kingdom? प्लांट किंगडम में एम्फीबियंस प्लांट किसको कहते हैं हम लोग, किसको कहते हैं, देख लीजिए। ये तो एल्गी प्योरली पानी में, इधर ये जमीन पर, और ये दलदल पानी में ऐसा जगह पे मिलेगा। मासेस जो होते हैं ब्रायोफाइट्स होते हैं, पानी में भी सूखे में भी, तो ऐसे दलदल वाले एरिया में ग्रो करते थे, एम्फीबियंस हो गया। ठीक है, तो 31 का क्या हो जाएगा, बी, ब्रायोफाइट्स। 32 में क्या हो जाएगा, देख लीजिए। व्हाट इज द डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स? ब्रायोफाइट्स में कौन सा फेज इंडिपेंडेंट डोमिनेंट फेज है भाई, उसका गैमेटोफाइटिक फेज होगा। गैमेटोफाइटिक मतलब सेक्सुअल फेज। ठीक, सेक्सुअल फेज सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है इनमें। क्वेश्चन नंबर 33, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पोसेसेस वेस्कुलर टिश्यू बट लैक सीड? कौन सा प्लांट है जिसमें जो वेस्कुलर तो है, जाइलम फ्लोएम तो है, जाइलम फ्लोएम तो है, लेकिन सीड नहीं है। जूम कर रहा हूं, देखिए ये वेस्कुलर प्लांट में, ये पूरा वेस्कुलर प्लांट है, लेकिन इधर सीड वाले हैं दोनों, ये बिना सीड वाला फर्न दिख रहा है आपको, देखो ये फर्न है टेरिडोफाइट्स में। ठीक है ना, फर्न। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 33 का बी, फर्न हो जाएगा। ये पूरा देख लीजिए दिया गया, ये प्लांट ग्रुप, ये वेस्कुलर टिश्यू किसमें है, किसमें सीड है, देख लीजिए। ब्रायोफाइट में दोनों नहीं मिलते, देख लीजिए दोनों नहीं है। टेरिडोफाइट्स में फर्न, हॉर्सटेल या क्लब मॉसेस में वेस्कुलर टिश्यू तो है, जाइलम फ्लोएम तो है, लेकिन सीड नहीं है। जिम्नोस्पर्म में वेस्कुलर पार्ट है, सीड है लेकिन नेकेड है। एंजियोस्पर्म में वेस्कुलर जाइलम फ्लोएम तो है, सीड भी है लेकिन इनक्लोज्ड है, किसी फ्रूट के अंदर कवर, सीड कोट के अंदर बंद रहेगा वो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। इन विच ग्रुप ऑफ प्लांट डू यू फाइंड नेकेड सीड दैट आर नॉट इनक्लोज विद इन फ्रूट? कौन से प्लांट के ग्रुप में अब नेकेड सीड देखने को मिलता है आपको, खुला वाला सीड जिसमें बाहर से दिख रहा होता है। ठीक, अभी बोला हूं मैं, नेकेड सीड किस में है भाई, देख लीजिए ये जिम्नोस्पर्म में है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का डी हो जाएगा। व्हाट इज द यूनिक प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एंडोस्पर्म फाउंड इन द एंजियोस्पर्म सीड? भाई एंजियोस्पर्म का सीड है, उसके अंदर ये एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, ये चारों तरफ एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म क्या करता है, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको न्यूट्रिशन नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक, तो 35 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इज अ हाईली
कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ व्हिच प्लांट ग्रुप, कौन से प्लांट ग्रुप में डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है? तो कौन सा है बोलने पर 36 में सी, एंजियोस्पर्म का मेन कैरेक्टर होता है। ठीक है जी, तो चलिए पहले इतना को एक बार हम लोग सेव कर लेते हैं। चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 37, व्हिच इवोल्यूशनरी एडाप्टेशन अलाउड लैंड प्लांट टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस वाटर लॉस, कि इवोल्यूशनरी एडाप्टेशन ऐसा कौन सा हुआ जो प्लांट में वाटर लॉस को रोका। ठीक, मुख्य तौर पर पानी की कमी से बचने के लिए उसमें इवोल्यूशन हुआ है। तो वो कौन सा इवोल्यूशन हुआ है? वैक्सी क्यूटिकल। ठीक, स्किन के ऊपर में एक वैक्स की क्यूटिकल की लेयर बन जाएगी, तो प्लांट के अंदर के जो वाटर होंगे वो लॉस नहीं होंगे, बाहर नहीं जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 38, पीट मास which is widely used in horticulture to retain soil moisture belong to which genus? पीट मास एक प्रकार का मॉसेस है जिसको ज्यादातर हम बागानी क्षेत्रों में, बागवानी में, गार्डन में इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि उस गार्डन में हमारा पानी की नमी बरकरार रहे। तो कौन से जीनस से बिलोंग करता है? 38 में डायग्राम दिखा रहा हूँ, ये पीट मॉस है। ठीक, तो कौन से जीनस से बिलोंग करता है बोलने पर स्फेगनम। ठीक है, स्फेगनम से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 39, द tallest लिविंग ट्री स्पीसीज इन द वर्ल्ड सेक्विया sempervirens बिलोंग टू व्हिच ग्रुप? ये सेक्विया sempervirens कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? ये दुनिया का जीवित सबसे लंबा ट्री है, पेड़ है। ठीक, तो 39 हो जाएगा, ये जिम्नोस्पर्म प्लांट होता है। देख लीजिए कितना बड़ा प्लांट है ये। यहाँ पर कार दिख रहा होगा, देखिए आपको, कार को इमेजिन करके आप सोचिए, ये देखिए। ठीक है, और ये इसकी हाइट देखिए, जबकि ये पेड़ कटा हुआ है ना, यहाँ तक कट गया है, और होता तो और कितना ऊपर जाता, सोचिए। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल नेचर ऑफ सेल वॉल इन ट्रू प्लांट? वास्तविक प्लांट में सेल वॉल किसका बना होता है? अभी बोला था मैं, सेलुलोज का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 41, व्हिच फाइलम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कोइनोसाइट या कॉलर सेल? कौन सा फाइलम है जिसमें कोइनोसाइट या कॉलर सेल पाई जाती है? ठीक, तो कौन सा है भाई? पोरीफेरा। ठीक है, पोरीफेरा में स्पॉन्ज जिसको बोलते हो आप, साइकॉन आता है, साइकन या साइफा के नाम से जानते हो, उसमें पाई जाती है कोइनोसाइट सेल्स। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट टाइप ऑफ बॉडी कैविटी इज फाउंड इन राउंड वॉर्म या निमेटोड्स या निमेटोहेल्मिन्थेस? राउंड वॉर्म में किस प्रकार का बॉडी कैविटी पाया जाता है, यानी सीलोम पाया जाता है? तो उसमें किस प्रकार का होता है जी? स्यूडोसीलोम होता है, फाल्स सीलोम होता है। स्यूडोसीलोम को आप फाल्स सीलोम भी कहते हो। ठीक, एसिलोमेट किस में होता है जी? प्लेटीहेल्मिन्थेस में होता है, प्लेटीहेल्मिन्थ में होता है। इसको क्या बोलते हो? फैसियोला बोलते हो ना, फैसियोला में। साइजोसिलिक सीलोम किस में पाई जाती है? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इन सब में पाई जाती है। ठीक, और सिलोमेट मतलब होता है दो प्रकार की सीलोम, एक साइजोसिलिक सीलोम, दूसरा एंट्रोसिलिक सीलोम। ये दो प्रकार के, साइजोसिलिक और एंट्रोसिलिक। और एंट्रोसिलिक सीलोम जो होते हैं वो होते हैं एकेनोड्रोमेटा, हेमिकॉर्डेटा और सभी के सभी कॉर्डेटा में। ठीक है, तभी जो पूछा था हमको राउंड वार्म का क्या था, सीटोसिलोम में। 42 नंबर। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज द यूनिक डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ व्हिच एनिमल फाइलम? कौन से एनिमल के फाइलम में वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाई जाती है? ये आप 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? एकाइनोडर्मेटा। इसमें कौन आता है? स्टारफिश।
ठीक है ना, स्टार फिश आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 44, व्हिच एनिमल फाइलम एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्री एज लार्वा बट रेडियल सिमेट्री एज एडल्ट। भाई देख लीजिए, एक लार्वा है बाइपिनेरिया लार्वा, बाइपिनेरिया लार्वा, इसमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। बाइलेटरल सिमेट्री होती है। बाइलेटरल सिमेट्री किसे कहते हैं? जिसमें शरीर को केवल एक ही एक्सिस पर बराबर दो भागों में बांट सकते हो, उसको क्या बोलते हो आप? बाइलेटरल सिमेट्री। लेकिन ये लार्वा था, लेकिन जब ये एडल्ट बन जाता है, मेटामॉर्फोसिस होगा, इसमें मेटामॉर्फोसिस होता है। अब मेटामॉर्फोसिस होने के बाद ये बन जाता है एस्टेरियस, यानी कि स्टारफिश। एस्टेरियस बोलते हो ना, स्टारफिश। और स्टारफिश भाई कैसे होता है? ये रेडियल सिमेट्री होगा, रेडियल सिमेट्री हो जाएगा। क्यों? देखिए ये ऐसे हो जाता है, कहीं से भी बराबर दो भागों में आप इसको काट सकते हो, कहीं से भी, सेंटर को ध्यान में रखते हुए कहीं से भी काटो, बराबर दो भागों में कई तरीके से काट सकते हो, उसको रेडियल सिमेट्री कहते हैं। और ये एकेनोडर्मेटा में मिलता है, क्योंकि स्टारफिश की बात कर रहा हूं मैं। एकेनोडर्मेटा 44 का क्या हो जाएगा? एकेनोडर्मेटा। 45 की बात करें, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ व्हिच ग्रुप। कौन सा ग्रुप है जिसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है? केचुआ पढ़े हो कभी? एनालिडा। इसके शरीर में बहुत रिंग रिंग जैसे छल्ले पाए जाते हैं। ये बाहर से सेगमेंटेड तो दिखते हैं, अंदर से भी सेगमेंटेड होते हैं। वहां पर क्या पाई जाती है? सेप्टा पाई जाती है, सेप्टम। तो बाहर से भी खंडित दिख रहा है, अंदर से भी खंडित खंडित होता है, इसी को बोलते हैं मेटामेरिज्म। तो ये एनालिडा का कैरेक्टर होता है। तो 45 का क्या हो जाएगा जी? सी। 46 पे आते हैं, फ्लेम सेल आर स्पेशलाइज्ड एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर फाउंड इन व्हिच ग्रुप ऑफ एनिमल। इसके पहले भी पढ़ा था हमने कि फ्लेम सेल किसका एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है, बोला था हमने? फ्लैटवर्म। फ्लैटवर्म यानी प्लेटिहेल्मिन्थीज। हिंदी में चपटे कृमि बोलते हो। एग्जाम्पल क्या है इसका? फैसियोला हिपेटिका के नाम से जानते हो, फैसियोला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अब अगला 47, व्हिच कॉर्डेट फीचर इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन वर्टिब्रेट्स। इन वर्टिब्रेट्स बोला, जो वर्टिब्रेट होते हैं उनमें शुरू में नोटोकार्ड पाई जाती है ऊपर में, यही नोटोकार्ड बाद में जाके रीढ़ की हड्डी बना लेता है ऐसे। तो नोटोकार्ड ही है जो बाद में रीढ़ की हड्डी के रूप में बदल जाता है, और नर्वस सिस्टम को, स्पाइनल कार्ड को घेर देता है, चारों तरफ से सुरक्षा प्रदान करता है। तो जो पहले नोटोकार्ड हुआ करता था, वो बाद में रीढ़ की हड्डी बन गया। यहाँ पर नोटोकार्ड था, अब ये वर्टिब्रल कॉलम बन गया। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 47 का बी। 48 पे आते हैं, रेडुला ए रेस्पिंग ऑर्गन यूज फॉर फीडिंग इज कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन व्हिच फाइलम। कौन से फाइलम में रेडुला पाई जाती है, जो कि एक प्रकार का दांत की तरह काम करता है, भोजन को पीसने का काम करता है। ये मोलस्का में पाया जाता है। यदि कभी आपने जीवन में पाइला यानी कि घोंघा का यदि आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, डिसेक्शन किया होगा, तो जरूर रेडुला निकला होगा। तो 48 का क्या हो जाएगा? डी। ठीक है ना, थोड़ा सा हार्ड होता है, उसके अंदर टीनी टिथ पाए जाते हैं, नुकले नुकले दांत होते हैं, लपेटा होता है वो रोल, पेपर रोल की तरह। ठीक, क्वेश्चन नंबर आता है 49, हाउ मेनी एयर सैक प्रेजेंट इन लंग्स ऑफ पिजन। कबूतर के लंग्स में कितने एयर सैक पाए जाते हैं? अभी बोला था 4 पेयर प्लस 1, कुल मिला के 9। यहाँ पर दिखाया था आपको, ये कितना होते हैं? 4 पेयर प्लस 1। पहला पेयर देखिए, पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, और ये सिंगल है, 4 पेयर प्लस 1। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? ये संख्या में कितना हो जाएगा? 9। पहला ऑप्शन दिया था केवल 4 पेयर, गलत। 9 पेयर मतलब 18 बोल रहे हैं, गलत। 4 पेयर प्लस 1 होता है 9 पेयर प्लस 1, 9 दिन 18 19 बोल रहे हैं, गलत। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, मेल्पिगियन टिब्यूल्स
सर्व एज द प्राइमरी एक्सक्रेटरी ऑर्गन इन विच ग्रुप ऑफ एनिमल। भाई मेलपिगियन टेबल्स किसमें पाई जाती हैं? उत्सर्जीय अंग के रूप में किसमें काम करती हैं? तो पूरे आर्थ्रोपोडा में, जैसे इंसेक्टा हो गया यहाँ पर, इन आर्थ्रोपोड ग्रुप्स लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर, इन आर्थ्रोपोडा फाइलम। आर्थ्रोपोडा फाइलम में मेलपिगियन टेबल जो है उत्सर्जीय अंग के रूप में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने पूरे 50 प्रश्नों का उत्तर देख लिया है। अब ईमानदारी से आप लोग क्या करेंगे, कितना अटेम्प्ट किए उस संख्या को हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे जाएं, और जैसे बार बार रिपीट करता हूं मैं, यदि नेगेटिव मार्किंग नहीं है कहीं पर तो वहां पर पूरे प्रश्न को हल करिए, चाहे गलत हो या सही हो। तो 50 के 50 को आपने अटेम्प्ट किया, मान लीजिए इनकरेक्ट हो गया, मान लीजिए आपका 5, करेक्ट हुआ 45, तो ऐसा करके अपना नाम लिख करके ग्रुप में भेजिए, ताकि मैं देखूं और समझ पाऊं कि आपकी लेवल क्या है। ठीक है बच्चों, इतना तो उम्मीद कर सकता हूं कि यदि आप हमारे YouTube चैनल के इस वीडियो को पूरा देखे होंगे तो आपको कुछ ना कुछ फायदा तो जरूर मिला होगा। अगर कोई नया चीज मिला होगा तो बिल्कुल उसको आपके कॉपी में नोट करिए, वो आपके लिए नया चीज है, नया जानने को मिला है। ठीक, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या ये वीडियो पहली बार मिला है आपको, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ऑल बटन को दबा दें, ताकि हर प्रकार का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और ये वीडियो सही में अच्छा लगा आपको तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, ताकि कोई भी बच्चा यदि यूट्यूब पे सीजी सेट के बारे में कोई भी सर्च करता है तो हमारा वीडियो सबसे पहले नंबर पर उसको मिले, तो इस प्रकार के टेस्ट से उसको कुछ फायदा हो पाए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ऐसे किसी टेस्ट के डिस्कशन में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।